वेद, बाला, मयंक और बाकी टीम के साथ डेथ वैली पहुंच चुके थे। उन्हें दूर से आग का धुआं दिखाई दे रहा था, जहां वेद अकेले जाने का फैसला कर चुका था। मयंक भी अब शांत हो गया था। वो दबी आवाज में बोला, मास्टर, ऊपर ट्रेनिंग टीम की कमान अभी वाइस कैप्टन लितेश के हाथ में है। वो थोड़ी अड़ियल किस्म के हैं, तो जरा संभल कर। ठीक है। वेद ने उसके कंधे थपथपाया और आगे बोला, कुशाल का ख्याल रखना। वैसे तुझे फौज में भेजकर मुझे कोई पछतावा नहीं है। तू काफी बदल गया है। ये जगह तेरे लिए एकदम सही है। मयंक मुस्कुराया, मास्टर आप सही कह रहे हैं। मुझे ये वर्दी, ये माहौल सब बहुत पसंद आया। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे अब अपना रास्ता पता है। वेद ने हाँ में सिर हिलाया और अपना क्लाइंबिंग हुक निकाला और ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। दूर से देखने पे वो खड़ी चट्टान एकदम सपाट और सीधी लगती थी, जहां पैर रखने की भी जगह न हो। पर पास जाने पर पता चला कि मौसम की मार से चट्टान में कई दरारें और उभार बन गए हैं। एक मंजे हुए खिलाड़ी के लिए यह काफी था, लेकिन वेद तेज नहीं चढ़ रहा था। वो हर कुछ मीटर की दूरी पर चट्टान में एक खूंटी ठोक रहा था, ताकि जब बाद में घायल जवानों को नीचे उतारना हो तो रस्सी बांधकर उन्हें आसानी से स्लाइड कराया जा सके। ऊपर पहुंचते ही पसीने से तरबतर वेद के होश उड़ गए। सामने का नजारा देखकर वो सन्न रह गया। ये क्या है भाई? हर तरफ भेड़ियों का साया मंडरा रहा है। इतनी भीड़ की जहां तक नजर जाए सिर्फ भेड़िए ही भेड़िए। अब यहां से कैसे बचूंगा? वेद ने फुर्ती से आसपास देखा। करीब 10-12 मीटर दूर एक बड़ी चट्टान के नीचे आग जल रही थी। चोटी पर पेड़ बहुत कम थे, पर किनारों की तरफ कुछ पुराने पेड़ खड़े थे। वेद को समझ आ गया कि उसे एक ही सांस में वहां तक दौड़ लगानी होगी। वेद जानता था कि इतनी भीड़ में गोली चलाने से अपने ही जवानों को खतरा हो सकता है। उसने बाएं वाले बैग में हाथ डाला और कुछ ग्रेनेड्स निकालते हुए बड़बड़ाया, पिन खींचने के 3 सेकंड बाद ये फट जाता है तो फौरन फेंकना होगा। लो भेड़ियों की फौज, जवानों का बहुत शिकार किया तुमने, अब आग का गोला खाओ। भेड़िए अब गुर्राने लगे थे। वेद ने बिना सोचे पिन खींची और सीधा भेड़ियों के बीच ग्रेनेड फेंक दिया। भेड़िए उलझन में पड़ गए थे कि ये क्या चीज है। 2 भेड़िए उसे पकड़ने के लिए लपके और एक ने उसे मुंह में दबा लिया। जैसे ही उसने दांत गड़ा, एक जोरदार बैंग हुआ और ग्रेनेड फट गया। उस भेड़िए के सेहत चीथड़ों में उड़ गए और आसपास के 7-8 भेड़िए भी उसी धमाके की चपेट में आ गए। भाग ले बेटा वेद, ये कहकर वेद ने सामने वाले भेड़िए को एक लात मारी और इससे पहले कि झुंड संभलता वो आगे भागने लगा। गुस्से से पागल भेड़िया उसकी तरफ लपके, पर वेद ने एक के बाद एक करके 3 ग्रेनेड और फेंके। धमाकों और खून की फवारों के बीच उसे रास्ता मिला और वो उस बड़ी चट्टान की तरफ भागा। हजारों भेड़ियों के सामने ये ग्रेनेड तो बस ऊंट के मुंह में जीरा के समान थे। बैंक्स में हजारों बुलेट्स थी, पर वेद के हाथ में गन नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक टाइगर टूथ नाइफ था, जो उसके लिए काफी था। एक हाथ में चाकू और दूसरे में माउंटेनियरिंग हुक लिए उसने सामने आते हैं एक विशाल भेड़िए को पेट में दोनों हथियार उतार दिए। एक झटके में उसने भेड़िए को चीर दिया। तभी आग के पास से कुछ लोग जलती हुई लकड़ियां लेकर भेड़िए को पीटते हुए बाहर निकले। वेद पर दबाव थोड़ा कम हुआ तो वो और तेज भागा। उसने देखा कि एक जवान की लकड़ी टूट गई और एक भेड़िए ने उसका हाथ दबोच लिया। वेद अचानक वहां पहुंचा और अपना हुक भेड़िए की गर्दन में उतार दिया। उसने लाश को लात मारी और चिल्लाया, चलो पीछे हटो। सब भागकर उस बड़ी चट्टान के पास पहुंचे, जहां नई ट्रेनिंग टीम की मेन फोर्स थी। आसपास आग जल रही थी, इसलिए भेड़िए करीब नहीं आ रहे थे, पर जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो रही थी। वो ज्यादा देर नहीं टिकने वाले थे। वेद को देखकर सबको लग रहा था कि अब उन्हें बचाने के लिए रेनफोर्समेंट टीम आ चुकी है। वेद ने उनके पास पहुंचकर सीधा मुद्दे की बात की। मैं नया इंस्ट्रक्टर वेद कपूर हूँ। ट्रेनिंग टीम का वाइस कैप्टन लितेश कौन है? एक ऑफिसर जिसके सिर पर पट्टी बंधी थी आगे आया और सल्यूट किया। मैं वाइस कैप्टन हूँ इंस्ट्रक्टर। फिर वो टीम से बोला, हमारी रेस्क्यू टीम आ गई। सब खुशी से झूम उठे। एक जवान ने वेद के पीछे देखते हुए पूछा, सिर्फ इंस्ट्रक्टर वेद ही आए हैं क्या? बाकी सब कहाँ हैं? वेद ने हाथ हिलाया और बोला, कोई और नहीं है, मैं अकेला आया हूँ। बाकी सब नीचे हैं और सेफ लोकेशन में है। उनमें से कई लोग घायल हैं, इसलिए उनका आना डेंजरस था। और एक और रेस्क्यू टीम अभी पीछे है। ये सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। सब फटी आंखों से उसे देखने लगे। सबकी खुशी पल में मातम में बदल गई। भीड़ में से कोई चिल्लाया, इतने दिनों तक क्या हम सिर्फ एक आदमी के लिए रुके थे? हमें लगा बच गए, पर हम तो अभी भी मरने वाले हैं। मुझे घर जाना है, मुझे वर्दी नहीं पहननी, मैं इस पहाड़ से ही कूद जाता हूँ। तभी एक आदमी वीर गुज्जर ने दहाड़ मारकर उन्हें चुप कराया। चुप हो जाओ सालो, ये वर्दी पहनना और उतारना तुम्हारी मर्जी का खेल नहीं है। एक शब्द और बोला तो मुंह तोड़ दूंगा। वाइस कैप्टन लितेश का चेहरा गंभीर हो गया। वो भी सीरियस टोन में फौजियों से बोला, याद रखो तुम कौन हो, चाहे तुम आगे इस टीम में रहो या ना रहो। जब तक ये वर्दी तुम्हारे बदन पर है तुम हमारे जवान हो। डरपोक बनकर हमारे ग्रुप का नाम बदनाम मत करो। ब्लैक कोबरा कभी डरता नहीं।
और मरना भी है तो शान से लड़कर मरेंगे। तभी भीड़ में कोई सुबकने लगा, मुझे नहीं मरना, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। अब तो लितेश और वीर गुर्जर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तभी वेद ने बेबसी से कहा, अबे ओ ड्रामेबाजों, पहले मेरा बैग तो उतरवाओ, कब से लादे खड़ा हूं। और क्या मतलब है कोई रेस्क्यू नहीं आया? क्या तुम अंधे हो, मैं दिख नहीं रहा क्या? ओह सॉरी। वीर गुर्जर पास आया और हाथ से बैग उठाने की कोशिश की, पर वजन इतना था कि वो डगमगा गया। उसने झट से दोनों हाथों से बैग संभाला और अपनी जांघों पर टिका लिया। बाप रे, ये इतना भारी क्यों है? इसमें खाना भरा है। रितेश ने आगे आकर तुरंत बैग पलटा और फर्श पर खनखनाते हुए ढेर सारे ग्रेनेड और हजारों गोलियां बिखर गईं। किसने सोचा था कि दोनों बैग्स में वही माल भरा होगा? सारा का सारा वेपन इक्विपमेंट, खाने पीने का थोड़ा ही सामान था, पर इस वक्त जान बचाना सबसे जरूरी था। रितेश का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो खिसियाते हुए बोला, वेद सर, आप तो हमारे लिए साक्षात भगवान बनकर आए हैं। अच्छा खाना पानी तो रेस्क्यू होने के बाद भी मिल जाएगा, अभी तो इन गोलियों और बारूद की ही सबसे ज्यादा जरूरत थी। वीर, पुराने जवानों को लाइन में लगाओ और सामान बांटो। यस सर। वीर गुर्जर ने सैल्यूट किया और सीटी बजाई। देखते ही देखते ब्लैक कोबरा के जवान सामने आकर खड़े हो गए। बारूद और गोलियों का ढेर देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी एक फौजी हंसते हुए बोला, वाइस कैप्टन, एक अकेला आदमी इतना बोझ कैसे उठा सकता है? दूसरे ने भी हाँ मिलाई। हाँ, इतने भारी लोड के साथ कोई हजारों फुट ऊंची चट्टान कैसे चढ़ सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब वेद ने खुद ढोया है, और वेद को सफाई देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बड़ी चट्टान पर लेटे घायलों की तरफ देखा और लितेश से पूछा, कितनी कैजुअलिटीज हैं? लितेश का चेहरा उतर गया। उसने आह भरी और कहा, 2 शहीद हो गए, 45 घायल हैं। छोटी मोटी चोटें तो सबको हैं, उसे तो मैंने भी नहीं गिना। सर, हमें गंभीर रूप से घायलों को फौरन नीचे भेजना होगा, वरना वो। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सामने अंधेरा छा गया। एक आग का अलाव बुझ चुका था। अब बस 2 अलाव बचे थे जो किसी भी पल बुझ सकते थे। भूख और पागलपन में कुछ भेड़िए आग की परवाह भी नहीं कर रहे थे। तभी अंधेरे से एक भेड़िया झपटा और नए जवानों की तरफ लपका। रितेश दहाड़ा, जवानों हथियार उठाओ और अपनी पोजीशन लो, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। इधर वेद तो पहले ही एक्शन में आ चुका था। उसने जमीन से 2-3 ग्रेनेड उठाए और बिना पिन खींचे एक गोला उस भेड़िए की तरफ दे मारा जो भीड़ पर झपट रहा था। वीर गुर्जर आंखें फाड़ कर चिल्लाया, इंस्ट्रक्टर, आपने पिन नहीं निकाली? लितेश की तो जान ही हलक में आ गई। वो रुआसी आवाज में चीखा, पिन मत निकालना। उसे डर था कि पास में खड़े जवानों को धमाके से चोट आएगी, पर वो ग्रेनेड वेद ने हाथ से ही किसी मिसाइल की तरह निकाला और सीधे भेड़िए के सिर पर लगा। हालांकि पिन नहीं खींची थी और धमाका नहीं हुआ, पर फिर भी उस प्रहार से भेड़िए का सिर फट गया। वेद ने दूसरा ग्रेनेड फेंका जो दूसरे भेड़िए की आंख पर लगा और तीसरे ग्रेनेड को तीसरे भेड़िए की गर्दन पर मारा। ग्रेनेड जमीन पर लुढ़क कर रुक गए। ये नजारा देखकर सब शॉक्ड रह गए। एक फौजी बड़बड़ाया, अब मुझे पक्का यकीन है कि यह सारा सामान इंस्ट्रक्टर वेद ने अकेले ही ढोकर लाया है। वेद ने ग्रेनेड का रास्ता साफ किया और बड़ी चट्टान के पास लेटे घायलों के पास पहुंचे। उनकी हालत बहुत नाजुक थी। कुछ तो मौत के करीब थे और बहुतों का खून इतना बह चुका था कि वो शॉक में चले गए थे। वेद ने अपना बैग खोला और सिल्वर नेडल्स निकाल लिए। मौजूदा हालत में कोई बड़ा ऑपरेशन तो नहीं हो सकता था, इसलिए वेद ने सबके प्रेशर पॉइंट्स पर नेडल्स लगाना शुरू किया ताकि खून बहना बंद हो जाए। अब तक गोलियों की आवाजें गूंजने लगी थी। भेड़िए चीख रहे थे और चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। जवानों की गोलियां भेड़ियों को ऐसे काट रही थी जैसे फसल काटी जा रही हो, पर गोलियां भी गिनती की थी। हर स्क्वाड मेंबर यानी फौजी के पास सिर्फ 200-300 राउंड्स थे, इसलिए वो अंधाधुंध फायरिंग के बजाय सटीक निशाने लगा रहे थे। लितेश गन ताने वेद के पास आया और बोला, इंस्ट्रक्टर वेद, इन इंजर्ड लोगों को यहाँ से निकालने का कोई रास्ता निकालिए। हमारे पास जो गोलियां हैं वो ज्यादा देर नहीं टिकेंगी, आग भी बुझने वाली है। हम रेस्क्यू टीम के ऊपर आने का इंतजार नहीं कर सकते। वेद ने घायलों को सुइयां लगाते हुए सिर हिलाया। रस्सी छोटी है, सबको नीचे उतारना नामुमकिन है, और इतने घायलों को डेथ वैली से ले जाना मतलब मौत को दावत देना है। ये पुराने जवान वैसे ही अधमरे हैं। अगर इस हालत में वहां से उतरे तो भेड़ियों से पहले खाई में गिरकर अपनी जान गंवा देंगे। लितेश घबरा कर बोला, पर ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे। बारूद खत्म होते ही ये जानवर हम पर टूट पड़ेंगे। वेद ने माथा सिकोड़ा, वाइस कैप्टन, थोड़ा और संभाल लो, मैं कोई रास्ता सोचता हूँ। अगर यहाँ से निकलना है तो सबसे सेफ तरीका अपनाना होगा। मैं और जाने नहीं गंवाना चाहता। रितेश का चेहरा काला पड़ गया। वो मुड़ा और जाने लगा, फिर अचानक पलट कर बोला, इंस्ट्रक्टर वेद, एक बात कहूं? हम फौजी हैं, हम युद्ध के मैदान में सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। कभी कभी ज्यादा लोगों को बचाने के लिए कुछ थोड़े से लोगों की कुर्बानी देनी जरूरी हो जाती है। वेद ने ना हाँ कहा ना ना। जल्दी खबर फैल गई कि यहां से नहीं निकलना है। नए जवानों में खलबली मच गई।
एक जवान रोते हुए चिल्लाया, क्यों? कोई हमें बचाने आया तो हम क्यों नहीं जा रहे? अगर वो ऊपर आ सकता है तो हम नीचे क्यों नहीं जा सकते? भीड़ बेकाबू होने लगी और कुछ लोग बिना सोचे समझे खाई की तरफ भागने लगे। ये सिचुएशन वाकई हाथ से निकल रही थी। अगर इसे नहीं रोका जाता तो पूरी मिलिट्री का हौसला मिट्टी में मिल जाता। रितेश ने अपनी गन तानी और सीधे उस भागते हुए लड़के की पीठ पर निशाना साधते चिल्लाया, वापस आओ, अगर भगौड़े बनने की कोशिश की तो वहीं गोली मार दूंगा। वो लड़का फतेह रोते हुए चिल्लाया, मुझे मारने के लिए गोली बर्बाद मत करो, उसे भेड़ियों के लिए बचा कर रखो, मैं खुद खाई से कूद कर जान दे दूंगा। मैं उन भेड़ियों का खाना नहीं बनना चाहता, कम से कम कूद कर मरूंगा तो मेरी लाश तो सलामत रहेगी। रितेश, वेद ने दहाड़ कर उसे रोका। रितेश एक पल के लिए हिचकिचाया और उतने में ही वो लड़का फतेह घबराहट में खाई की दिशा में भागा, क्योंकि वहां भेड़ियों की संख्या कम थी। उसे मौत के करीब देख वेद कमान से निकले तीर की तरह उसकी तरफ लपका। अब तक भेड़िए लड़के को निशाना बनाने उसके पास पहुंच चुके थे। वेद ने सबसे पहले एक भेड़िए को लात मारी, फिर वेद ने फतेह को पकड़ा, जो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा और चीखा, तुम तो अपनी जान बचा लोगे, पर मैं यहां नहीं मरना चाहता। रेस्क्यू के नाम पर सिर्फ एक आदमी भेजा, तुम अकेले आकर क्या कर लोगे? एक और लाश बढ़ जाएगी बस। मैं लड़ने से नहीं डरता, पर ऐसे भेड़ियों का निवाला बनकर नहीं मरना चाहता। मैं यहां नहीं रुकूंगा, सामने कई भेड़िए हैं, कोई नहीं बच सकता। वेद ने देखा कि भेड़ियां उन्हें चारों तरफ से घेर रहे हैं। उसकी नजर पास के एक विशाल पेड़ पर पड़ी। उसने गहरी सांस ली और किसी सांड की तरह उस पेड़ की तरफ दौड़ लगा दी। वो पेड़ से लटक गया और एक मोटी टहनी तोड़ ली। पीछे हो जाओ, वेद फतेह पर चिल्लाया और गिरी हुई मोटी टहनी को दोनों हाथों से उठा लिया। फिर उसने एक हुंकार भरी और गदा की तरह उस टहनी को घुमाया, जिससे भेड़िए इधर उधर छिटक कर गिरने लगे। वेद ने फिर फतेह के पिछवाड़े पर एक लात मारी और डांटा, औरतों की तरह रोना बंद कर, और तुम सब कान खोल कर सुन लो। मैं वेद कपूर कसम खाता हूं कि तुम सबको यहां से सही सलामत वापस ले जाऊंगा। जब तक मैं हूं, मौत को गले लगाने की सोचना भी मत। ये सिर्फ जानवर है, मैं इनसे नहीं डरता और ना ही तुम्हारे लीडर डरते हैं। तुम लोग कोई बुजदिल नहीं हो, हिम्मत मत हारना। वेद की गरजती आवाज सुनकर उन लड़कों का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। सब एक साथ खड़े हुए, अपने टाइगर टूथ नाइफ कसकर पकड़े और एक सुर में चिल्लाए, जी सर, हम नहीं डरेंगे। जवानों की दहाड़ और अंधाधुंध फायरिंग ने भेड़ियों के मन में खौफ पैदा कर दिया। आगे वाले भेड़िए पीछे मुड़कर भागने लगे। जब पीछे वालों ने देखा कि उनके साथी डरकर भाग रहे हैं तो पूरा झुंड पीछे हटने लगा। पहाड़ियों पर अभी भी हजारों लाल आंखें चमक रही थी, पर फिलहाल वो हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लितेश ने राहत की सांस ली और वेद को शुक्रिया वाली नजरों से देखा। वेद ने टहनी को फेंका और उसके पास जाकर बोला, भेड़िया पीछे हटे, पर वो फिर आएंगे। इस मौके का फायदा उठाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो। लितेश ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब वेद के लिए इज्जत थी। तभी वेद बोला, तुम लोग यहीं रुको, मुझे एक बड़ा शिकार करना होगा, तब तक तुम लोग अलर्ट रहना। यह कहकर वेद तेजी से भागा और पेड़ों पर लटकते हुए एक खास भेड़िए यानी वुल्फ किंग को ढूंढने लगा। क्या वेद भेड़ियों के वुल्फ किंग को ढूंढ पाएगा? क्या वेद अपना वादा निभा पाएगा? क्या सब सही सलामत वापस लौटेंगे? कौन कर रहा था भेड़ियों के राजा को कंट्रोल? वेद लितेश को टेस्ट करने को बोलकर खुद तेजी से भागा और पेड़ों पर लटकते हुए एक खास भेड़िए यानी वुल्फ किंग को ढूंढने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि असली वुल्फ किंग यानी उस झुंड का राजा अभी मरा नहीं है। इसलिए सारे भेड़िए उन पर हमला करने को आतुर हैं। वेद को देखकर एक दो सैनिक और पेड़ पर चढ़ गए। वहीं नीचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पर अब भीड़ जमा हो गई थी। जनार्दन बोस ने चारों तरफ देखा और पूछा, वेद कहाँ है? मयंक ने तुरंत सल्यूट किया और बोला, सर, मेरे मास्टर तो पहले ही ऊपर निकल चुके हैं और उन्होंने लोहे की खूंटे भी चट्टान पर ठोक दिए हैं। जनार्दन बोस ने उसे एक नजर देखा, फिर खड़ी चट्टान की तरफ देखा। ऊपर से तेज गोलियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो गंभीर आवाज में बोला, तैयार हो जाओ, अभी शिखर पर चढ़ना है। ऊपर हालात नाजुक हैं, जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतने ज्यादा साथियों की जान बचा पाएंगे। उधर ऊपर वेद पेड़ पर चढ़ा हुआ था। उसकी आंखें बहुत बारीकी से हर तरफ घूम रही थी। तभी एक भारी भेड़ियों के झुंड की हुंकार वेद को सुनाई दी। वेद जो बचपन से ही पहाड़ पर पला पड़ा था, उसे भी जानवरों की आवाज हूबहू निकालनी आती थी। वेद ने आवाज निकाली और 1 मिनट भी नहीं बीता था कि 100 मीटर दूर घने जंगल से जवाबी हुंकार आई। वेद मुस्कुराया मिल गया, और वो आवाज वाली डायरेक्शन में दौड़ पड़ा। बाकी सैनिकों को समझ नहीं आया कि वेद कहां गया। वो उसके पीछे जाए या नहीं जाए, लेकिन वेद तो निकल चुका था। उसे कुछ ही दूरी पर कुछ नॉर्मल भेड़िए दिखे जो गुर्राते हुए उस पर झपटने लगे, पर वेद उनसे लड़ाई में नहीं उलझना चाहता था। वो तो वुल्फ किंग को पकड़ना चाहता था। वो आगे बढ़ता गया और जो भी भेड़िया उस पर हमला करने वाला होता, वेद उस पर पहले ही वार कर देता। एक भेड़िए के सिर पर उसने जोरदार ठोकर मारी, भेड़िया गिरा और उसी उछाल से वेद ने एक ऊंचे पेड़ पर अपना हाथ जमा लिया। उसने वहां डाल पर बैठकर फिर से हुंकार लगाई। उसे फिर जवाब मिला।
अब वेद के लिए लोकेशन साफ था। वो डाल से डाल, पेड़ से पेड़ बिजली की तरह बढ़ता गया। रक्तशिला पीक से करीब 1 किलोमीटर नीचे एक बहुत बड़ा भेड़िया खड़ा था, करीब 3 मीटर लंबा और 1.5 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे कंधे वाला। बाकी के 3 भेड़िए उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन उस भेड़िए ने तीनों को गिरा दिया और जोर से गरजा। वो असली वुल्फ किंग था। उसने आसमान की तरफ हुनकार लगाई, लेकिन इस बार दूर से, यानी वेद ने उससे भी तेज चुनौती भरी हुनकार लगाई। वो विशाल वुल्फ किंग तमतमा गया और जहां से हुनकार आई थी उस डायरेक्शन में अपनी नीली आंखों से घूरने लगा। वो उस उकसाने वाले को अभी फाड़ देना चाहता था। उसने फिर हुनकार लगाई, लेकिन इस बार सामने से कोई जवाब नहीं आया। वो निराश होकर मुड़ गया और अपने झुंड को लेकर पहाड़ की तरफ बढ़ने ही लगा था कि उसकी नजर सामने पेड़ पर गई। वो चौकन्ना हो गया, उसके कान खड़े हो गए। तभी उस पेड़ से एक काला साया विशाल भेड़िए पर ही गिर गया। वुल्फ किंग जमीन पर लुढ़क गया। वो उठा और उसने खून उगलती आंखों से सामने खड़े आदमी को घूरा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वेद ही था। वेद ने भेड़िए को देखा और हैरान होकर सिर हिलाया। ये तो सच में असली वुल्फ किंग है। अगर कोई और होता तो इस किक से उसकी रीढ़ टूट जाती, लेकिन इसे तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अब दोनों आमने सामने खड़े थे, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए। लेकिन एक और भेड़िया था जो चुपचाप वेद के पीछे खड़ा हो गया था। वो अपने पंजे वेद की गर्दन के पास तक ले आया था। वो अब हमला करने ही वाला था कि वेद ने बिना पीछे मुड़े उसे एक किक मार दी। वो भेड़िया पीछे पेड़ से टकरा गया और फिर जमीन पर तड़पता रहा। अपने साथी को ऐसे देखकर बाकी भेड़िए घुर्राए और वेद पर झपटने को हुए, लेकिन तभी विशाल भेड़िया गरज उठा। उसके गरजते ही सब शांत होकर पीछे हट गए। शायद वो उनका राजा था। विशाल भेड़िए की मंशा साफ थी कि सामने खड़े आदमी को वो खुद मारेगा। वेद भी अपनी जैकेट उतारकर तैयार हो चुका था। उसकी हर मांसपेशी सख्त और उभर चुकी थी। उसने उंगली से इशारा किया, आओ। विशाल राजा भेड़िए ने हुनकार के साथ अपना शरीर झुकाया और बिजली की तरह वेद पर झपट पड़ा। उसने 5 मीटर की दूरी बस एक छलांग में कवर कर ली थी। उसके नुकीले पंजे वेद के सीने की तरफ थे और 5 इंच लंबे दांत वेद का सिर चीरने को तैयार थे। पर वेद पीछे नहीं हटा, उल्टा आगे बढ़ा और भेड़िए की बाहों के अंदर घुस गया और दोनों आगे के पंजे पकड़ लिए। फिर उसने कमर झुकाई और भेड़िए को पकड़कर पूरी तरह से उठा फेंका। 200 किलो की भेड़िए का शरीर जमीन पर पटक गया, लेकिन वेद तब भी नहीं रुका। उसने उसकी पूंछ पकड़ ली और दोनों हाथों से पकड़कर उसका शरीर घुमाने लगा। आज तुझे धरती का चक्कर लगवा देता हूं। और घुमा घुमा कर उसने उस भेड़िए को हवा में ही फेंक दिया। वो विशाल राजा भेड़िया एक मोटे पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पेड़ में भी क्रैक आ गया। भेड़िया डगमगाते हुए खड़ा हुआ। ये चोट उसके लिए भी हल्की नहीं थी। करीब 10 सेकंड तक वह वहीं कांपता रहा। फिर कहीं जाकर वो मुश्किल से संभल पाया। भेड़िया अब और ज्यादा बेकाबू हो गया था। वह पूरी रफ्तार से वेद की तरफ झपका। उसका भारी शरीर और तेजी ऐसी थी कि वेद संभल नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। अब एक इंसान और एक भेड़िया जमीन पर लुढ़कते हुए भिड़ चुके थे। भेड़िया दांत निकालकर गले से डरावनी गुर्राहट निकालता हुआ बार बार वेद के सिर पर काटने की कोशिश कर रहा था। वेद दाएं बाएं झुककर हर वार से बच रहा था। वेद ने अचानक सिर पीछे ले जाकर जोर से भेड़िए की नाक पर दे मारा। भेड़िया कुछ पल के लिए सुन्न पड़ गया था। फिर उसकी नाक से खून बहने लगा। उसी वक्त वेद ने दाहिना पैर उठाकर उसके पेट पर जबरदस्त लात मार दी। भेड़िया लुढ़क गया, फिर उठकर पागलों की तरह हुआ हुआ करने लगा। आसपास जो भेड़िया अब तक खुद को रोक कर खड़े थे, वो अब सब एक साथ पागलों की तरह वेद पर टूट पड़े। भीड़ लेकर आ रहे हो, हमें एक एक करके आओ सालों, वेद गुस्से में चिल्लाया। लेकिन उन भेड़ियों को वेद की बात क्या समझ आती। वो बस गर्दन तान कर गुर्राते हुए आगे बढ़ रहे थे। वेद ने इसी समय जेब से ग्रेनेड निकाले और एक के बाद एक ग्रेनेड भेड़ियों के झुंड के आसपास फोड़ने लगा। सब इधर उधर भागने लगे। वहां भगदड़ मच गई और इसी भगदड़ में उसका मेन वुल्फ किंग अपनी जान गंवा बैठा। उसे देखकर आसपास के भेड़िए जैसे सुन्न रह गए थे। जो कभी झुंड का सरदार था, अब उसे झुंड का शिकार बन चुका था। दर्जनों भेड़िए उसके शरीर को नोचने लगे। वेद ने आखिरी ग्रेनेड निकाला, पिन खींची और लाश के पास फेंक दिया ताकि बाकी सब भेड़िए भी वहां से भाग जाएं। बाकी भेड़िए चारों तरफ भाग गए। वेद तुरंत राजा भेड़िए के पास पहुंचा। उसने देखा कि वो अभी पूरी तरह मरा नहीं था, लेकिन उसकी धुंधली भूरी आंखें अब पहले जैसी खूंखार नहीं थी। वेद ने बेरहमी से उसका कान पकड़ा, एक चाकू से जोरदार चीरा लगाया और अंदर हाथ डालकर खून में से मोती के बराबर का एक मेटल बीड निकाला जो रिसीवर था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे पीछे एक और भेड़िए के कान से मिला था। अब बिल्कुल साफ हो गया था कि कोई इस पूरे भेड़िए तूफान को कंट्रोल कर रहा था। किसी ने राजा भेड़िए के अंदर रिसीवर डाला था और वो उसे कंट्रोल कर रहा था। और बाकी भेड़िए तो जाहिर तौर पर अपने राजा का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। लेकिन इस तरह पूरे झुंड को कंट्रोल करना, ऑर्डर देना, आखिर कौन था जिसने पहाड़ों में ब्लैक कोबरा यूनिट की नई ट्रेनिंग टीम पर हमला करवाया था और क्यों?
उसने गहरी सांस ली और एक बार फिर भेड़िए जैसे हुंकार भरी। लेकिन भेड़ियों का झुंड अब बिखर चुका था। वेद जानता था कि वो अपने राजा के बिना किसी इंसान पर हमला नहीं करेंगे। राजा के मरने के 1 घंटे के अंदर ही रक्तशिला पीक के ऊपर नीचे जमा हजारों भेड़िए बिना निशान छोड़े गायब हो गए थे। उधर नीचे पहाड़ की चोटी पर रस्सियां बंध चुकी थी। नया ट्रेनिंग दल खड़ी चट्टान से नीचे उतरने ही वाला था कि भेड़ियों का हटना देखकर सब हैरान रह गए। अभी अभी ऊपर पहुंचा मयंक खुशी से चिल्लाया, मास्टर वेद ने कर दिखाया। लितेश की आंखें फैल गईं। ये कैसे किया उसने? ये तो इम्पॉसिबल था। लेकिन नए रिक्रूट्स खुशी से चिल्लाने लगे। कईयों की आंखों में तो आंसू भी भर आए। वो अकेला आदमी पूरी लहर को रोक गया था। ये सब के लिए किसी मिराकल जैसा था। जनार्दन बोस के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। उसने भारी सांस ली और मन में बोला, इसे मैं जितना आसान समझ रहा था ये तो उतना ही टेढ़ा खिलाड़ी है। मेरी फौज कमजोर नहीं है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। भेड़ियों का तूफान हट चुका था। अब किसी को चोटी से नीचे उतरने की जल्दबाजी नहीं थी। सबने तय किया कि वो लोग कुछ देर आराम करके आगे बढ़ेंगे। घायल सैनिकों को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया था। तन्वी एक एक करके सबकी जांच कर रही थी। तभी एक सैनिक वीर गुर्जर आगे बढ़ा और बाला चौधरी के सामने सल्यूट मारकर बोला, कैप्टन, मैं 2 लोगों को अपने साथ, नितिन और जिशान को वापस लाना चाहता हूँ। बाला चौधरी का चेहरा पट्टियों में लिपटा हुआ था। बस आंखें, नाक और मुंह दिख रहे थे। वो कुछ बोलता उससे पहले ही तन्वी ने रोक दिया। नहीं, भले ही अभी भेड़िए हट गए हों, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो वापस नहीं आएंगे। उसने गहरी सांस ली और वैसे भी अब उसका कोई मतलब नहीं है। तुम लोग कुछ ढूंढ नहीं पाओगे, जाना बेकार है। वीर गुर्जर ने उसकी तरफ देखा। डॉक्टर, आप अच्छी तरह जानती हैं, अगर 1% भी उम्मीद होती है तो भी हम हार नहीं मानते। वो दोनों हमारे भाई हैं, हम उन्हें यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमें उन्हें घर ले जाना है। तन्वी कुछ कहने ही वाली थी कि बाला चौधरी ने धीरे से कहा, ठीक है, 2 नहीं 5 लोग तुम्हारे साथ जाएंगे। हम डीप वाटर ट्रेंच पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। 3 घंटे देता हूँ। 3 घंटे बाद चाहे वो मिले या ना मिले, तुम लोग वहीं पहुंचोगे। फिर हम सब साथ में बेस लौटेंगे। यस सर। वीर गुर्जर ने जोर से सलामी दी। बाला चौधरी के इस डिसीजन से तन्वी खुश नहीं थी। कैप्टन, ये सही नहीं है, ये गैर जिम्मेदारी है। लेकिन बाला चौधरी, जो पहले हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करता था, इस बार सख्त आवाज में बोला, जो भी नतीजा होगा मैं खुद से लूंगा। हम ब्लैक कोबरा है। हम अपने भाइयों को कभी नहीं छोड़ते, चाहे वह जिंदा हो या शहीद। जनार्दन बोस ने भी तन्वी को देखकर कॉन्फिडेंस के साथ कहा, डॉक्टर, अगर कुछ हुआ तो मैं भी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लूंगा। डोंट वरी। तन्वी नाक सिकोड़कर चुप हो गई। तभी बाबिल खड़ा हुआ और बोला, मुझे भी 5 में गिन लो, मैं भी चलूंगा अपने भाइयों को लेने। उसे ज्यादा देख तन्वी को थोड़ा सुकून आया, क्योंकि उसे बाबिल पे भरोसा था कि वो होगा तो कुछ बड़ी गड़बड़ी नहीं होगी। बस फिर क्या था, वीर गुर्जर और 5 लोग वहां से निकल गए। उसके कुछ देर बाद जनार्दन बोस एक बड़े पत्थर पर खड़ा होकर पूरब की तरफ देख रहा था। सुबह की पहली हल्की रोशनी फैलने लगी थी। वो बुदबुदाया, लगता है सुबह होने वाली है। अचानक किसी ने चिल्लाया, इंस्ट्रक्टर वेद वापस आ गए। सबकी नजरें एक साथ सामने देखने लगी। सामने से वेद खून में लथपथ होकर चलता हुआ आ रहा था। लेकिन उस वक्त सबको वो आसमान छूता हुआ लगा, जैसे कोई देव योद्धा हो। कोई नहीं जानता था कि वो कैसी भयानक लड़ाई लड़कर आया है। उसके कपड़े पर एक भी साफ जगह नहीं थी। नई कैमोफ्लेज ड्रेस का रंग ही बदल चुका था। वो हाथ पीछे बांधे आराम से आगे की ओर आ रहा था, जैसे अपने ही आंगन में टहल रहा हो। इंस्ट्रक्टर वेद, किसी ने पुकारा। लेकिन बात पूरी होती उससे पहले ही वेद का पैर फिसला और वह धड़ाम से गिर पड़ा। सब हैरान हो गए। वेद शर्मिंदा सा उठ खड़ा हुआ, जमीन की तरफ इशारा करते हुए गरज पड़ा, किस बदतमीज ने यहाँ पेशाब किया है? कोई और जगह नहीं मिली, यहीं करना था। What? How pathetic! किसने किया? तन्वी के होठ फड़के। फिर उसने उंगली से बाला चौधरी की तरफ इशारा किया। वो वेद इशारा देखते ही सीधा बाला चौधरी के पास पहुंच गया। तू जानबूझकर मुझे गिराना चाहता है ना? मैं तेरे दिल दिमाग सब पढ़ चुका हूं। तू अब भी मुझसे बदला लेना चाहता है? बाला चौधरी बौखला गया। अरे वेद, क्या बोले जा रहे हो? मैंने नहीं किया ये। वेद आंखें फाड़कर बोला, तो किसने किया? डॉक्टर तन्वी ने तुम्हें करते देखा, तभी तो। तन्वी तुरंत चिल्लाई, मैंने ये कब कहा? तुम पूरी बात सुनते क्यों नहीं हो? मैंने उन्हें वहां बस हाथ मुंह धोते देखा था, वही बता रही थी। वेद चुप हुआ और बाला चौधरी तुरंत बोला, हाँ पानी था, मैं हाथ धो रहा था, पानी है वो। अरे क्या कुछ भी इल्जाम लगाते हो? और हमें क्या पता था भाई तुम यहीं से आओगे और थोड़ा सा पानी देखकर गिर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा बैलेंस खराब है। जनार्दन बोस ने आखिरकार दोनों को डांट दिया। बस करो, बहुत हुआ। हमें तुरंत डीप वाटर ट्रेंच पहुंचना है। मैग्नेटिक जोन पार करते ही बेस से गाड़ी लेने आएगी वहां। फिर उसने धीमे से कहा, वैसे
तुमने जो चीज मुझे दी थी वो मैं देख चुका हूँ। वेद तुरंत गंभीर हो गया। तुम मुझसे पहचानते हो? जनार्दन बोस ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर सब नीचे उतरने लगे। घायलों को टेम्परेरी स्ट्रेचर पर लिटाया गया। चलते चलते जनार्दन बोस बोला, G400 वायरलेस वॉइस रिसीवर, ये असल में यहाँ के आदिवासी हिम्बा एम्पायर के MT800 का नकली वर्जन है। ये फौज के लिए बनाया गया था, लेकिन काम खराब निकला तो सिविलियन ने इस्तेमाल कर डाला। जानवरों पर नजर रखने वाले साइंटिस्ट इसे इस्तेमाल करते हैं। वेद ने भौं सिकोड़ी। मतलब तुम कह रहे हो कि इस भेड़िए तूफान के पीछे कोई हिम्बा का साइंटिस्ट है? जनार्दन बोस ने सिर हिलाया। मैं सिर्फ इसके ओरिजिन के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन एक और बात है। पिछले साल हिम्बा एम्पायर यानी जंगली आदिवासी लोग, जिनमें से 8 साइंटिस्ट ने ईगल आई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया था, उनमें से एक साइंटिस्ट है जिसका भेड़ियों पर खास रिसर्च है। उसका नाम है मामिर खान, और लोग उसे वुल्फ गॉड कहते हैं। आखिर कौन है ये वुल्फ गॉड? क्या इसका वेद से कोई पुराना रिश्ता है? वो क्यों भेड़ियों को कंट्रोल करता है? क्या चाल है उसकी? क्या वो ईगल आई का बाशिंदा है? क्या वो गद्दार है? क्या वेद को उससे खतरा है? क्या होगा आगे, जानने के लिए जनार्दन बोस ने जब वेद को साइंटिस्ट के बारे में बताया जिसने भेड़ियों पर बहुत रिसर्च की है और लोग अब उसे वुल्फ गॉड कहते हैं, तो वेद को हंसी आ गई। वो बोला, ये किसी साउथ इंडियन मूवी की स्टोरी नहीं लग रही? और क्या कर लेता है वो? कहीं उसकी 3 आंखें भी तो नहीं है? जनार्दन बोस ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें यह मजाक लग रहा होगा, पर मेरी मजाक करने की आदत बिल्कुल नहीं है। वेद ने हंसी रोकते हुए सिर हिला दिया। जनार्दन बोस की आवाज और ज्यादा भारी हो गई। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कुछ मेडिसिन की मदद से आवाज के जरिए हजारों भेड़ियों को कंट्रोल करना पॉसिबल है। वेद कुछ पल सोचता रहा। ये सब उसके लिए बहुत नया था। उसने पूछा, तो फिर वो इतने आसानी से पीछे क्यों हट गए? उनका असली मकसद क्या था? जनार्दन बोस बोला, मेरा मानना है नया ट्रेनिंग कैंप उनका टारगेट नहीं है। ये बस भेड़ियों की नेचुरल शिकार वाली आदत का नतीजा था। अगर यहां हम नहीं होते तो कोई और होता। और ये इलाका जियोमैग्नेटिक जोन है। रिसीवर भी डेफिनेटली अफेक्ट हुए होंगे शायद, इसी वजह से उनकी प्लानिंग बिगड़ गई हो। वेद ने धीरे से सिर हिलाया। उसे जनार्दन बोस की बात काफी हद तक सही लग रही थी। चलते चलते टीम डीप वाटर ट्रेंच पहुंच चुकी थी। टीम जैसे ही डीप वाटर ट्रेंच पहुंची, बाबिल और वीर गुर्जर भी वहां पहुंच गए थे, और उनके साथ शहीद हुए 2 साथियों के कंकाल भी थे। उनके कपड़ों पर लगे नाम के टैग से उनकी पहचान पक्की हो गई थी। लेकिन दुख की बात यह थी कि दोनों कंकाल अधूरे से थे। कौन सी हड्डी किसकी है ये पहचानना मुश्किल था। इसलिए जैसे तैसे बराबर बांटकर 2 बैग में हड्डियां रखकर उन्हें वापस लाया गया। स्क्वाड लीडर, डिप्टी स्क्वाड लीडर, हमें माफ कर दीजिए। कई नए लड़के जमीन पर बैठकर रो रहे थे। उनमें से एक फतेह था। ये वही लड़का था जो रक्तशिला पीक पर कूद कर जान देने वाला था। बाला चौधरी ने धीरे से समझाया, नितिन और जिशान न्यू रिक्रूट टीम के 6 के क्लास लीडर हैं और बहुत ही होनहार बच्चे थे। वेद ने भौं से गुड़कर सिर हिला दिया। गंभीर घायलों को पहले बेस लाना था, फिर पहाड़ के बाहर हॉस्पिटल भेजना था। इसलिए किसी ने ज्यादा आराम नहीं किया। सब तुरंत आगे बढ़ गए। जैसे जियोमैग्नेटिक जोन से बाहर निकले, बेस को कॉल किया गया। रात के अंधेरे में आखिरकार सब ट्रेनिंग बेस पहुंच गए। वेद सीधा अपने कमरे में गया, नहाया, बड़ा सा शॉर्ट्स पहना और बिस्तर पर लेटते ही सो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो तेज धूप उसके कमरे में आ चुकी थी। वेद झटके से उठा। उसने टाइम देखा, 10 बज चुके थे। वेद ने तुरंत कपड़े बदले, मुंह धोया और जाकर दीवार के पास अटेंशन में खड़ा हो गया, और बस फिर खड़ा ही रहा। दोपहर से ठीक पहले अंबर दबे पाव अंदर आया ताकि वेद की नींद डिस्टर्ब ना हो, लेकिन खाली बिस्तर देखकर वो चौंक गया। उसने मुड़कर देखा तो दीवार के पास अटेंशन में खड़े वेद को देखकर वो लगभग उछल ही पड़ा। वेद हंसते हुए बोला, अरे भाई, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? भेड़िया देख लिया क्या? जैसे अंबर ने बिस्तर ठीक करते हुए कहा, बड़े साहब ने आपको 2 दिन की छुट्टी दी है आराम के लिए। सब लोग अभी भी सो रहे हैं और आप पहले ही उठ गए। वेद मुस्कुराया। मेरी बीवी का सपना आया होता तो और सोता, पर सपने में साला भेड़िए ही भेड़िए दिख रहे थे, इसलिए उठ ही गया। वेद मन ही मन अंबर के साफ सुथरे तरीके से बिस्तर सेट करने से चल गया। यार, क्या जादू है तुम्हारे हाथ में? मुझे भी सिखा दो, फिर तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अंबर ने सैल्यूट ठोक दिया। मैं आपका डॉम ऑफिसर हूं, ये मेरा काम है। आप देश संभालिए, बिस्तर मैं संभाल लूंगा। अंबर की इस बात पर वेद चुप हो गया। उसे कोई जवाब ही नहीं सूझा। फिर वो सोचने लगा, अटेंशन में खड़े रहना ठीक है, जिंदगी भर काम आएगा, लेकिन घर जाकर कियारा के सामने ऐसे कंबल मोड़ दिया तो वो हंसते हंसते बेहाल हो जाएगी। फिर दोपहर का खाना खाकर वेद मेडिकल ऑफिस की तरफ गया। ऑफिस के बगल में 3 मंजिला हॉस्पिटल था। यहाँ सिर्फ तन्वी ही नहीं बल्कि टोटल 7 फीमेल्स थी।
2 डॉक्टर, 4 नर्स और सबसे सीनियर डॉक्टर यशवंती देवी, जो क्लिनिक डायरेक्टर थी। यहाँ क्लिनिक में सभी गंभीर घायलों को बैच में बाहर भेजा जा रहा था। लगभग 20 घायल अभी भी अंदर थे और सिर्फ 4 नर्स। सब रात से काम कर रहे थे। किसी को खाने तक का टाइम नहीं मिला था। वेद सीधे दूसरी मंजिल पर गया। हर वार्ड से दर्द की आवाजें आ रही थी, लेकिन ब्लैक कोबरा के जवान अलग थे। गहरी चोटों के बावजूद वो दांत भींचकर दर्द सहन कर रहे थे। कुछ के होंठ तक कट गए थे, मुंह खून से भरा था, फिर भी वो जवान चीख नहीं रहे थे। तभी पास के कमरे से तेज चीख सुनाई दी। वेद ने अंदर देखा। एक घायल बिस्तर पर तड़प रहा था। उसे खून की उल्टियां हो रही थी। डॉक्टर यशवंती गंभीर आवाज में ऑर्डर दे रही थी, हार्डनर तैयार करो, एंडोस्कोप से दवा डालो, एड्रेनालिन इंजेक्शन तैयार करो, ट्रांसफर गाड़ी नहीं है क्या, इस मरीज को प्रायोरिटी दो। 3 नर्स उसे पकड़कर रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आदमी बेकाबू था। वेद आगे बढ़ा, जरा हटिए, मैं देख लूं। डॉक्टर यशवंती भड़क उठी, क्या देख लोगे आप? यहाँ पिकनिक चल रही है क्या? बाहर जाइए। किस टीम से हैं आप? वेद बोला, उसे सीधा लेटाइए, उठाइए मत, शायद पेट की दिक्कत नहीं है और अभी एंडोस्कोपी करना खतरनाक होगा। ये एआई वाली नॉलेज हमें मत बताओ, हम डॉक्टर हैं। डॉक्टर यशवंती गरज उठी, ट्रीटमेंट में अगर देरी हुई तो आप जिम्मेदारी लोगे? किसने भेज दिया आपको यहाँ? डॉक्टर को ऐसे गुस्सा करते देख एक नर्स बीच में आई और वेद से बोली, आप प्लीज बाहर जाइए, अभी आप जानते भी नहीं है इस मरीज को। वेद ने कंधे उचकाए, नहीं जानता, पर जान तो मैंने ही बचाई है ना इसकी। सब चौंक गए। डॉक्टर यशवंती ने वेद को घूर कर पूछा, आप? वेद हल्की मुस्कान के साथ बोला, मेरा नाम वेद कपूर है, मैं ब्लैक कोबरा यूनिट का नया इंस्ट्रक्टर हूं। वार्ड में मौजूद सारे लोग वेद को एक टक देखने लगे। आप ही हैं वेद, वही जिन्होंने 1000 भेड़ियों का झुंड गायब कर दिया था? क्या आपने सच में वुल्फ किंग को मार गिराया? वेद मुस्कुराया, अकेले मैंने नहीं, सबने मिलकर मेहनत की, तभी टीम वापस आ पाई। नर्स किकी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और ब्लश करते हुए बोली, इंस्ट्रक्टर वेद, आप तो हीरो होकर भी इतने ग्राउंडेड हैं। वाह, आजकल कहाँ देखने को मिलते हैं ऐसे लोग। बगल में खड़ी डॉक्टर यशवंती ने खांस कर टोका, तुम दोनों को बात करनी है तो बाहर जाओ, यहाँ सीरियस काम चल रहा है। फिर डॉक्टर वेद की तरफ मुड़ी, मिस्टर वेद, वैसे मैंने सुना है आपको थोड़ी बहुत एंशिएंट मेडिकल नॉलेज है, तो आप थोड़ी हेल्प करेंगे? पेशेंट को पकड़कर सीधा रखिए, मैं देखती हूँ इसे। वेद ने देखा कि घायल के होंठ अब भी बैंग नहीं पड़ चुके हैं। वो बोला, अब इसे कसकर पकड़िए, मैं जल्दी से चेक करता हूँ। डॉक्टर यशवंती भड़क गई, व्हाट? मैंने आपको पकड़ने को कहा था। अचानक घायल के गले से अजीब सी आवाज निकली, जैसे अभी खून का सैलाब फूटने वाला हो। वेद ने तुरंत गर्दन पकड़ी और भौहें सिकोड़ ली। डॉक्टर यशवंती कुछ बोलने ही वाली थी कि चुप रहिए, अभी कुछ मत बोलिए। वेद ने बिना ऊपर देखे कहा। वो फट पड़ने वाली थी कि अचानक वेद ने पेशेंट का सिर बाईं की तरफ झटका। गर्दन से साफ कड़क आवाज आई। पास खड़ी नर्सें चीख पड़ी। डॉक्टर यशवंती की आंखें फैल गईं। आपको शक है कि चोट छाती में नहीं सिर में है? वेद गंभीर आवाज में कहा। शक था, अब यकीन है। एक नर्स बोली, यह कैसे हो सकता है? छाती की चोट से पेट में ब्लीडिंग हुई है, इसलिए खून की उल्टी हो रही है। वेद ने सुई निकाली और पेशेंट के सिर में एक के बाद एक इंजेक्शन लगाने लगा। मैंने ऐसा एक केस मुंबई में देखा था। देखो क्या होता है, सिर की चोट से दिमाग का प्रेशर बढ़ता है, दिमाग में खून का सप्लाई कम होता है तो शरीर अल्सर रिएक्शन देता है। अल्सर पेट की परत को नुकसान पहुंचाता है। अभी सुई लगाऊंगा, तैयार रहना। मुंह नाक से खून फूटेगा, जैसे ही जमे हुए क्लॉट्स निकलेंगे हालात संभल जाएगी इसकी। सबने डॉक्टर यशवंती की तरफ देखा, पर समय नहीं था इसलिए कोई कुछ बोला नहीं। 2 मिनट बाद पेशेंट का सिर लाल अनार की तरह हो गया। नसें कांप उठी। डॉक्टर यशवंती भी पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन वेद एकदम शांत था। अचानक घायल ने जोर से सांस ली, वो खांसा और उसके मुंह नाक से खून का झाग बाहर फूट पड़ा। नर्सें झटपट गॉज लेकर साफ करने लगी। खून के काले थक्के सीधे नर्सों पर छिटक गए, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। थोड़ी देर बाद पेशेंट नॉर्मल होने लगा, उसके चेहरे का रंग भी नॉर्मल हो गया। वेद ने सुई निकालते हुए राहत की सांस ली और बोला, चोट उम्मीद से ज्यादा थी, अगर अभी सुई का एंगल नहीं बदला होता तो गया था ये। डॉक्टर यशवंती और नर्सें पूरी तरह पसीने से तर थी। डॉक्टर यशवंती को पहले वाला घमंडी चेहरा अब गायब था। वो बोली, अगर आप आज नहीं होते तो मुझसे बड़ी गलती हो जाती। वैसे आपको ये स्किल्स किसने सिखाई? वेद का चेहरा हल्का बदल गया। मेरे गुरु ने, गुरु तेजस ने। मैं डॉक्टर यशवंती, मेडिकल डिपार्टमेंट की हेड हूं। आप पहले बताते थे कि आप द ग्रेट गुरु तेजस के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको रोकते ही नहीं। डॉक्टर तुरंत आगे आकर बोली। नर्सें भले ही गुरु तेजस को नहीं जानती थी, लेकिन डायरेक्टर ने जिस तरह उनकी बात की उससे उन्हें समझ आ गया था कि वो कोई बड़े आदमी है और वेद उनका स्टूडेंट, और ऊपर से स्मार्ट और हैंडसम भी। बेस के बाकी खड़ूस सिपाहियों से 1000 गुना बेहतर। कुछ यंग नर्सेस तो
खुल्लम खुल्ला वेद को देखकर अदाएं बिखेर रही थी, लेकिन वेद उन्हें देखकर डर गया था। वो जल्दी से बोला, मैं यहाँ अपने दोस्त को देखने आया था, उसका नाम कुशाल पवार है। उसे बाहर भेज दिया है क्या? किकी 1 मिनट बोलकर भागी और करेक्ट 1 मिनट में वापस आकर बोली, इंस्ट्रक्टर वेद वो यही है, बगल वाले कमरे में। कुशाल पवार का कंधा भेड़िया ने काटा था, पर वेद के इलाज से उसका बुखार उतर गया था और सूजन भी कम हो गई थी। वो अभी मयंक और कुछ साथियों से बात कर रहा था कि उसने वेद को देखा और वो उठने लगा। वेद ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया, फिर उसकी पट्टी हटाकर उसे देखा और माथा सिकोड़ कर बोला, किस्मत अच्छी है तेरी, आज बुखार नहीं उतरता तो यह हाथ गया था। कुशाल की आंखें भर आई। आपने जान बचाई है मेरी, आप मेरे लिए मेरे दूसरे माँ बाप जैसे हो। मयंक ने कुशाल को तुरंत टोका, मास्टर को माँ बाप नहीं बनाने का, इंस्ट्रक्टर बोल उन्हें, समझा? वेद ने मयंक को घूर कर पूछा, तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया? आराम नहीं चाहिए था? मयंक बोला, अभी 10 मिनट पहले ही पहुंचे हैं, कुछ दोस्तों को एस्कॉर्ट करना है। वेद को कुछ समझ नहीं आया। मतलब? मयंक ने बताया कि इन लोगों का परफॉर्मेंस शायद वीक था, इसलिए इनका डिमोशन हुआ है, इन्हें अब बेसिक पोस्ट पर भेज रहे हैं। वेद ने बगल खड़े एक लड़के को देखा। वो वही फतेह था जो चट्टान से कूदने की बात कर रहा था, और उसके साथ 1-2 और नए लड़के थे। वेद ने फतेह को देखकर कंफ्यूजन जाहिर किया। ग्राउंड लेवल पोस्ट पर जा रहे हो? मुझे तो लगा था यूनिफॉर्म उतार कर सीधे घर जाओगे। बस फतेह का चेहरा पूरी तरह मायूस हो गया, जैसे अभी रो देगा। मयंक और कुशाल ने एक दूसरे को देखा। मयंक फुसफुसाया, मास्टर ये लोग आर्मी में रहना चाहते हैं। क्या? वेद चौंका। तू ही तो रक्तशिला की चोटी पर चिल्ला रहा था ना, मैं कूद जाऊंगा लेकिन ये आर्मी यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा। अब क्या हुआ? फतेह की गर्दन और पे झुक गई। जब मौत सामने दिखती है तो हम जैसे फट्टू लोग घर भागना चाहते हैं, अपनी माँ के पास छुप जाना चाहते हैं, लेकिन जब खतरा टल जाता है तब समझ आता है कि हम कितने कायर थे। फिर याद आता है कि हम आर्मी में आए क्यों थे, खुद को बदलने। अगर रोध होकर वापस चले गए तो जिंदगी भर इस कायरता के बोझ के साथ जिएंगे। उसकी आवाज भर्रा आ गई। मेरे परिवार में परदादा से लेकर अब तक सब फौज में रहे हैं। मैं मिलिट्री कंपाउंड में बड़ा हुआ हूं। ये हरी वर्दी पहनना हमारी किस्मत है, और अगर पहननी ही है तो मैं देश की सबसे बेहतरीन यूनिट में पहनूंगा। तभी तो लगेगा कि जिंदगी में कुछ किया है। ये जगह कोई जादू ही नहीं है, बस ट्रेनिंग कड़ी है। खतरे ज्यादा है, लेकिन हर सिपाही यहां आने का सपना देखता है। उसने आंखें पूछी। पहले समझ नहीं पाया, अब समझ आया है, पर शायद देर हो चुकी है। बाकी लड़कों ने भी सिर हिलाया। वेद मुस्कुराया हल्के से। रहना इतना आसान नहीं है, पता है। इतना सब झेला है तुमने, अपील करोगे तो शायद मान जाए। मयंक ने सिर हिलाया। इतना आसान नहीं है मास्टर, रिपोर्ट ऊपर जा चुकी है, ऑर्डर निकल चुका है। कुशाल ने एक्साइटेड होकर कहा, भाई आप इंस्ट्रक्टर हो, आपकी बात सुनी जाएगी, आप ऊपर बात कर लो ना। तीनों की आंखें चमक उठी। मयंक बोला, मास्टर नए इंस्ट्रक्टर हैं, हेड नहीं, मुश्किल में मत डालो इन्हें। वेद ने पूछा, इंस्ट्रक्टर की बात मानी जाती है? मयंक बोला, ब्लैक कोबरा में टीम लीडर लगभग डिप्टी कमांडर जैसा होता है, उसकी बात का वजन होता है। वेद ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, पर कोई गारंटी नहीं देता। तीनों उछल पड़े। थैंक यू इंस्ट्रक्टर वेद। बस फिर कुछ ही देर में तीनों वहां से उम्मीद लेकर चले गए। मयंक जाने लगा तो वेद ने पूछा, मतलब तुम दोनों रह गए, सेफ हो? मयंक ने खुशी छिपाते हुए कहा, अभी ऑर्डर नहीं आया, पर लिस्ट में नाम नहीं है, तो शायद बच गए। कुशाल हंसा। नए में बस हम दो हैं, क्या किस्मत है। वेद ने डांटा, ये किस्मत नहीं मेहनत है। मयंक बोला, मास्टर आप हैं तो सब है, आपकी ट्रेनिंग। चुप। वेद का चेहरा सख्त हो गया। यहां रहना तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, मेरा नहीं। अगर रोज मुझे गुरु समझोगे तो चैन से नहीं रह पाओगे। मैंने तुझे ज्यादा मार्शल आर्ट इसलिए नहीं सिखाई क्योंकि तुझे अपनी ताकत खुद ढूंढनी थी, और तूने ढूंढ ली। तो खुद अपना रक्षक है, मैं नहीं। मयंक की आंखें चमक उठी। जी मास्टर। वेद और मयंक कैंप लौटे। प्लेग्राउंड में नई ट्रेनिंग का समापन समारोह था। रेस्क्यू टीम को बुलाया नहीं गया था, उन्हें 2 दिन की रेस्ट दी गई थी। जब वेद ने जनार्दन बोस के बारे में खबर ली तो उसे पता चला कि वो अभी तक सो रहा है। उसने खाना तक नहीं खाया। यह सुनकर वेद चौंक कर बुदबुदाया, यह आदमी है या सुअर, पूरे दिन से सो रहा है? बस फिर क्या था, वेद के दिमाग में खुराफाती जागी। वो चुपचाप बिल्डिंग 8 के कमरा नंबर 308 में घुस गया। वहां जनार्दन बोस चित्त पड़ा था। वेद ने 1.5 मीटर लंबा स्पीकर लगभग जनार्दन बोस के कान से चिपका दिया और अगले ही सेकंड वो बज उठा, इमरजेंसी मीटिंग। ऐसी दहाड़ गूंजी कि जनार्दन बोस बिस्तर से उछलकर लगभग छत से टकरा गया। वेद को अपने सामने देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। तू पागल हो गया है क्या? जान निकाल दी मेरी।
वेद ने स्पीकर धीरे से नीचे रखा और बोला, इंस्ट्रक्टर बोस, आज आपका असली टेस्ट है। जनार्दन बोस की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। क्या मतलब? वेद ने दरवाजा अंदर से बंद किया। बाहर प्लेग्राउंड में सीटी बज चुकी थी और अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे ब्लैक कोबरा की दिशा बदल सकता था। आखिर क्या होगा आगे? वेद क्या करेगा जनार्दन बोस के साथ? क्या वेद वेलकम पार्टी का बदला लेगा या कोई और खुराफात चल रही है उसके दिमाग में? क्या होगा? जैसे ही वेद को पता चला कि जनार्दन सो रहा है तो उसके मन में खुराफात ही जागी। वो तुरंत उसके कमरे में पहुंच गया। जनार्दन बोस अभी भी ठीक से सोया नहीं था कि किसी ने उसके कान के पास बड़ा सा माइक लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया, इमरजेंसी मीटिंग। जनार्दन ने सामने देखा तो वहां बड़ा सा लाउड स्पीकर और माइक लिए वेद खड़ा था। जनार्दन का उस वक्त वेद का गला घोटने का मन किया। वेद ने स्पीकर धीरे से नीचे रखा और बोला, इंस्ट्रक्टर बोस, आज आपका असली टेस्ट है। जनार्दन बोस की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। क्या मतलब? वेद चिल्लाया, इंस्ट्रक्टर जी, नई बच्चों की समरी मीटिंग शुरू होने वाली है, जल्दी आइए। जनार्दन बोस गुस्से से दहाड़ा, जहां जाना होगा मैं खुद चला जाऊंगा ना। तुम्हें क्या मतलब मैं मीटिंग से? मैं छुट्टी पर हूं। कई दिनों से ठीक से सोया नहीं था वो। आज सोचा था थोड़ा चैन मिलेगा, लेकिन इस हरामी ने फिर तंग कर दिया। मार ही डालो मुझे, खत्म कर दो यह ड्रामा। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गई। वेद बोला, अरे मैं बदला नहीं ले रहा, मैं बस चाहता हूं कि आप। उसकी बात पूरी बनी हुई थी कि जनार्दन बोस ने लाउड स्पीकर छीनकर जमीन पर दे मारा और दोनों पैरों से उस पर कूदने लगा। हम दोनों आमने सामने खड़े हैं, माइक क्यों चाहिए? पागल है क्या? फिर भी वेद मुस्कुरा रहा था। वो हाथ से मुंह ढककर और जोर से चिल्लाया, इंस्ट्रक्टर जी, कपड़े पहन लीजिए ना, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जनार्दन बोस तिलमिला उठा, अरे मैं बहरा नहीं हूं, चिल्लाए बिना बात नहीं कर सकते क्या? वो कपड़े पहनने लगा तो वेद अचानक बोला, रुकिए, ऐसे ही पहनेंगे? और कैसे पहनूं? डिजाइनर बुलवाएगा क्या? जनार्दन नाक सिकोड़ते हुए बोला। वेद ने तभी नीचे इशारा किया, अरे कम से कम अंडरवियर तो बदल लीजिए इंस्ट्रक्टर जी, पूरा भीग गया है सब कुछ। जनार्दन बोस ने नीचे देखा, सच में कपड़े भीगे हुए थे। वो सकपका गया। बेड गीला नहीं किया, खड़े होते ही निकल गया। तुमने चिल्लाया इतनी जोर से, बदतमीज कहीं के। वेद ने जनार्दन बोस के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शर्माने की जरूरत नहीं है, समझ सकता हूँ, चोट लगी है, कंट्रोल चला गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैदान में सबके सामने थोड़ी हुआ है, सिर्फ मुझे पता है, किसी को नहीं बताऊंगा। जनार्दन बोस वेद की बात सुनकर अंदर ही अंदर तिलमिला उठा, पर कुछ बोल नहीं पाया। वो चुपचाप बाथरूम गया, नहाया, कपड़े बदले और बिना देखे बाहर निकल गया। नई ट्रेनिंग की समरी मीटिंग शुरू हो चुकी थी। लीडर्स भाषण दे रहे थे। जनार्दन बोस बस एक झलक लेकर वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन वेद उसका हाथ पकड़कर पीछे पीछे चल रहा था। जनार्दन बोस झल्ला गया, तुमने बुलाया, आ गया, अब क्या मुजरा करूं यहां? वेद ने नई ट्रेनिंग टीम की तरफ इशारा किया और धीरे से बोला, उनमें से कुछ को रुकवा दीजिए। जनार्दन बोस वेद की बात सुनकर समझ गया, ओह, कुछ लोग फेल हो गए और तुम चाहते हो कि मैं इनके लिए ऊपर बात करूं। वेद मुस्कुराया, देखा, आप समझदार हैं, थोड़ी प्रैक्टिस और करेंगे तो वेटरन्स को पकड़ लेंगे। 3 महीने दीजिए मुझे, मैं गारंटी लेता हूं आपकी। देखिए, फतेह और कुछ लड़के सच में टैलेंटेड हैं। उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी, छोटा सा एहसान समझ लीजिए। आगे से आपको इमरजेंसी में नहीं बुलाऊंगा। जनार्दन बोस सख्ती में बोला, ऊपर नीचे का फर्क भूल गए हो क्या? ये फौज है, यहां सिफारिश नहीं चलती, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। वेद बोला, मैं सिफारिश नहीं कर रहा हूं, वो देश के लिए अपनी जवानी देना चाहते हैं। क्या उनकी ये गलती की वजह से उनकी जिंदगी भर का फैसला कर दोगे? टैलेंट को ऐसे मत जाने दो। जनार्दन बोस ने हंसकर बाला चौधरी को बुलाया। आपके नए इंस्ट्रक्टर कुछ लड़कों को रुकवाना चाहते हैं। बाला ने साफ कहा, नहीं, जो क्वालिफाई नहीं हुआ वो ब्लैक कोबरा में नहीं रहेगा। वेद बोला, मैं जानता हूं सिस्टम सख्त है, लेकिन हम इंसान ही तो हैं। मैं 3 महीने में इन्हें खतरनाक ट्रेनिंग दूंगा। अगर फिर भी इनकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी तो मैं हार मान लूंगा, वादा। बाला चौधरी ने आंख सिकोड़ कर कहा, आप अगर सोच रहे हैं कि आप इस फेवर से उनका या फौज का भला कर रहे हैं तो नहीं, ये गलत सोच है आपकी। अगर वो लायक नहीं है और आपने उन्हें रख लिया तो कल युद्ध में वही आपके साथियों की मौत की वजह बनेंगे। फौज में सिर्फ ताकत नहीं देखी जाती, दिमाग, हिम्मत, भरोसा सब देखा जाता है। यहाँ हर सैनिक अपनी पीठ अपने साथी को सौंपता है। अगर भरोसा नहीं हुआ तो गोली दुश्मन से पहले हमारे सैनिक को ही लग जाएगी। माहौल भारी हो गया। आखिर वो कोई आम बात नहीं थी, जिंदगी और मौत का फैसला था। बाला चौधरी और जनार्दन बोस की बातें सुनकर वेद चुप हो गया। उसे पहली बार लगा शायद सच में उसने गलती कर दी। वो सिर खुजाते हुए हल्का सांसा, मैं तो बस ये सोच रहा था
अगर इन्हें सीधे नीचे वाली यूनिट में भेज दिया गया तो शायद जिंदगी भर उनके मन पर इस बात का असर रहेगा। जनार्दन बोस ने सिर हिलाया। अगर इतना ही नाजुक है ये तो ब्लैक कोबरा उनके लिए बिल्कुल सही जगह नहीं है। फिर उसने तीखी नजर से पूछा, तुम्हें क्या लगता है यहाँ जितने भी ब्लैक कोबरा हैं सब पहली बार में पास हुए थे? कुछ लोग 3-3 बार सिलेक्शन में आए हैं। जो लोग सिस्टम मानकर मेहनत करते रहे, क्या उनके साथ यह नाइंसाफी नहीं होगी? बाला चौधरी ने भी तुनक कर कहा, तुम जानते हो उसकी और उसके साथियों की जिद की वजह से जिशान और नितिन शहीद हुए हैं। ऐसे लोग अगर ब्लैक कोबरा में आए तो कल कितने साथियों की जान ले लेंगे? वेद पूरी तरह चुप हो गया। अब उसे साफ दिख रहा था वो सच में बेवकूफी कर रहा था। ठीक है, गलती मेरी थी, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। वेद को जब भी अपनी गलती रियलाइज होती थी वो उसे मानने में शर्माता नहीं था। वही उसने आज भी किया। उसने साफ साफ माफी मांगी। जनार्दन बोस ठंडे अंदाज में बोला, इतना माफी वाफी का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, बस आगे से मुझे परेशान मत करना। वेद ने जोर से सिर हिलाया। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जनार्दन बोस दंग ही हो गया। पूरी कोशिश? उसे लगा अगर दुनिया में पछतावे की कोई दवा मिलती तो जनार्दन बोस पूरी बोतल पी जाता। उसे मलाल था कि आखिर उसने इस बंदे से पंगा लिया ही क्यों। और इसी बीच रिजल्ट आ गया। 125 नए ट्रेनीज में सिर्फ 12 रुके। मयंक और कुशाल का नाम लिस्ट में था। जो रुक गए वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, और जो बाहर हो गए थे वो लोग दुखी थे। कुछ तो मुंह ढककर रो रहे थे। वेद को भी फेल हुए लोगों के लिए बुरा लग रहा था, खासकर फतेह के लिए। और वेद की आंखों में यह दुख जनार्दन बोस ने साफ देख लिया था। वो वेद को देखकर बोला, वेद, तुम सिर्फ अच्छे इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, पर तुम युद्ध के मैदान के लिए बिल्कुल नहीं बने हो। मतलब मैंने ये नहीं कहा कि तुम में हिम्मत नहीं है, मैंने कहा तुम जा नहीं सकते। तुम नहीं जा सकते, तुम्हारा खानदान नहीं जा सकता। वेद झल्ला गया। उसे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जनार्दन बोस शांत रहा। तुम बहुत नरम दिल के हो वेद। तुम्हारे मन में दया भरी हुई है और दया से फौज नहीं चलती। युद्ध सामूहिक लड़ाई है। तुम सब खतरा खुद उठाकर पूरी रणनीति बिगाड़ दोगे। तुम दुनिया के बेहतरीन सैनिक तैयार कर सकते हो, लेकिन खुद कभी सबसे बेहतरीन सैनिक बन नहीं पाओगे। ये तुम्हारी कमी है। वेद बाहर से शांत था, पर उसके अंदर तूफान उमड़ रहा था। जनार्दन का हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह धंस रहा था। वो जानता था कहीं ना कहीं जनार्दन सही कह रहा है, लेकिन सच ये भी था कि वेद अपनी इस आदत को बदलना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसे यहां सिर्फ 3 महीने ही रहने थे। फिर वेद को लगा अगर उसका ऐसा ही नरम दिल रहा तो फिर वो बिजनेस भी कैसे चलाएगा, क्योंकि ज्यादा नरम दिल के साथ कोई भी बिजनेस एम्पायर नहीं चला सकता। उसने इस बारे में सोचा और फिर खुद ही जवाब ढूंढकर हंस दिया। मेरा सपना तो वैसे भी सीईओ बनना या बिजनेस टाइकून बनना है ही नहीं। मुझे तो बस आराम से ससुराल में रहना है, जमाई राजा बनकर खाना पीना है और जिंदगी गुजार देनी है। काम मेरी कियारा करेगी। और बस फिर वेद कियारा के ख्यालों में खो गया। वो क्या कर रही होगी, मुझे याद कर रही होगी या नहीं, वगैरह वगैरह। शाम को डिनर था और फिर पास हुए सैनिकों को अलग अलग टीमों में बांटा गया। 5 टीम लीडर्स 12 लोगों के लिए। लगभग झगड़ा हो गया था। बाला चौधरी ने चालाकी से 4 अच्छे लोगों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मयंक और कुशाल उसके हाथ से निकलकर दूसरी टीम में चले गए थे। इस बात से बाला चौधरी खुश नहीं था और इसी बात में उसने रात को बोतल खोल लेने का प्लान बना लिया था। वहीं रात को जनार्दन बोस नहा धोकर बिस्तर पर लेटा था। उसे आज पूरे दिन अजीब महसूस हो रहा था। बार बार बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हो रही थी। क्या वो कोई शारीरिक बीमारी थी या वेद का डर? जनार्दन को लगा उसे टीम डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसे डर लग गया कि यह बात फैल सकती है। 2 दिन देखता हूं, ठीक हो जाएगा। वो आराम से लेटा, फिर अचानक झटके से उठ गया और सीधा दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजा लॉक किया, फिर ऊपर नीचे की चिटकनियां भी लगा ली, फिर खिड़की भी कसकर बंद कर दी। ये सब उसने वेद से बचने के लिए किया था, ताकि वो अचानक कमरे में ना घुस जाए। अब सब बंद है, अब वो दीवार तोड़कर तो घुसेगा नहीं। सब लॉक कर देने के बाद वो गहरी नींद में चला गया। अचानक धड़ 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 दरवाजे को पीटने की आवाज आई। जनार्दन बोस चिढ़ गया। वो जानता था कि वेद ही होगा। उसने कंबल सिर पर डाल लिया, लेकिन आवाज रुक ही नहीं रही थी। उसे आखिर चिल्लाना ही पड़ा। अब क्या चाहता है तू? बाहर से आवाज आई, इंस्ट्रक्टर जी, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? आपके लिए कुछ लाया हूं। पूरी दोपहर लगा दी इसे ढूंढने में। इसे इस्तेमाल करेंगे तो कल पैंट गीली होने की चिंता नहीं रहेगी। जनार्दन बोस का खून खौल उठा। बाहर से चिल्लाकर मेरी बेइज्जती कर रहा है कमीने। उसका गला फट गया चिल्लाते चिल्लाते। वो बोला, दफा हो जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाहर से मायूसी सी आवाज आई, अरे यार मदद कर रहा हूं, सामान दरवाजे पर रख दिया है, टाइम मिले तो उठा लेना। ये कहकर वो आवाज बंद हो गई। फिर बाहर सन्नाटा छा गया।
10 मिनट, 15 मिनट, कोई आवाज नहीं आई। जनार्दन बोस दबे पांव दरवाजे के पास आया। उसने धीरे धीरे कुंडियां खोली। दरवाजा हल्का सा खोला। सामने एक डिब्बा रखा था। उसने वो उठाकर खोला और उसी पल वो फट पड़ा। वेद कमीने, मैं ब्लैक कोबरा स्क्वाड का लीडर हूं और तुम मुझे सैनिटरी पैड्स दे रहे हो। अरे मैंने बस एक बार गलती से पेशाब क्या कर दी, तुमने समझ लिया कि मुझे पीरियड्स आ गए हैं। पूरी 8वीं मंजिल जनार्दन बोस की दहाड़ से गूंज उठी थी। सब लोग समझ गए थे कि जरूर वेद ने फिर कुछ किया होगा, लेकिन पूरे ब्लैक कोबरा में अगर कोई जनार्दन बोस को इस हालत तक पहुंचा सकता था तो वो सिर्फ वेद ही था। जनार्दन बोस ने गुस्से में डिब्बे को लात मारकर दूर फेंक दिया, दरवाजा बंद किया, कुंडियां चढ़ाई और बिस्तर पर बैठकर रो पड़ा। चाचा, मेरा तुमसे क्या झगड़ा है? क्यों सताते हो मुझे? अगली सुबह वेद एकदम तरोताजा था। वो स्पेशल फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंच गया था। सच कहें तो वहां लोगों की ट्रेनिंग देखकर उसके होश उड़ गए थे। कुछ मशीन्स और इक्विपमेंट्स तो उसने जिंदगी में पहली बार देखे थे। उन्हें 2-3 बार यूज करने में ही उसकी सांस फूल रही थी और बाकी लोग 300-400 रेप्स तो वार्म अप में ही कर रहे थे। वेद को एहसास हुआ कि उसे अभी मशीन वाली एक्सरसाइज समझनी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल बार की ट्रेनिंग फोर्स की बेसिक ट्रेनिंग थी। जैसे ही वेद बार पर चढ़ा, धड़ाम से गिर गया। पूरा ग्राउंड हंसी से गूंज उठा और वेद खुद भी हंस गया। कोई बात नहीं, जो नहीं आता वो सीखेंगे। उसके लिए ये सिर्फ ताकत की बात नहीं थी, ये उसकी ऊंचाई के डर, एफ्रोफोबिया को हराने की लड़ाई थी। गजेंद्र पाल पास आया और धीरे से बोला, इंस्ट्रक्टर वेद, अगर सीखना है तो क्लास के बाद आ जाइए। इतने लोगों के सामने मत कीजिए। आपके मूवमेंट सब गलत हैं, चोट लग सकती है। आप इंस्ट्रक्टर हैं, अगर ऐसे गिरते रहेंगे तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी। वेद मुस्कुराया। गिरना शर्म की बात नहीं है। अगर ऐसे शर्म करने लगे तो कभी कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तभी आत्म प्रकाश हंसते हुए आया। गजेंद्र, रहने दो, इंस्ट्रक्टर वेद जैसे चाहें वैसे ट्रेनिंग करें। फिर उसने जोर से आवाज लगाई, मनन। एक मजबूत शरीर वाला जवान दौड़ता हुआ आया। सर, 3 महीने में इंस्ट्रक्टर वेद को हॉरिजॉन्टल बार पर जायंट स्विंग सिखाना है। मनन चौंक गया। अभी जो मूवमेंट किया उस हिसाब से तो ये नए लगते हैं। वेद ने साफ कहा, हाँ नया हूं, ये मैंने पहले कभी छुआ तक नहीं है। मनन का चेहरा सख्त हो गया। उसे वेद को देखकर बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो 3 साल में भी सीख पाएगा। तभी आत्म प्रकाश गरजा, कॉन्फिडेंस है या नहीं? मनन सीधा खड़ा हो गया। है सर, मिशन पूरा होगा सर। आत्म प्रकाश हंसा। मिस्टर वेद, ये हमारा बार किंग है, इससे बेहतर आपको कोई नहीं सिखा सकता। वेद ने सिर हिला दिया। उधर जाते हुए गजेंद्र पाल बड़बड़ाया, तुमने उसका मजाक बना दिया, पूरा कैंप हंसेगा। आत्म प्रकाश बोला, अरे अगर वो खुद तैयार है तो मैं क्या करूं? हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं है, कम से कम उसे बिजी तो रखो। फिर धीमे से जोड़ा, थोड़ा घमंड कम होगा उसका। दोनों चुप हो गए। उधर मनन वेद को समझा रहा था, 3-4 महीने लगेंगे, पहले पेट की मसल्स कसना सीखिए, गिरने से डरना छोड़िए, धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, मैं पास रहूंगा। वेद ने पूछा, ऊपर जाते वक्त और वापस आते वक्त ताकत कैसे कंट्रोल करते हो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा होती है। सटीक लैंडिंग कैसे करें? मनन चौंका। मतलब पूरा चक्कर काटकर बार को फिर से कैसे पकड़ते हो? वेद ने पूछा। मनन झुंझला गया। चलना नहीं आता और अब उड़ने की बात कर रहे हैं, पहले आधा घंटा बस पकड़ कर लटकना सीखिए। फिर उसे याद आया, ये ट्रेनी नहीं इंस्ट्रक्टर है। जल्दी से बोला, सॉरी इंस्ट्रक्टर वेद, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया। वेद ने कहा, कोई बात नहीं। और बिना वार्निंग दिए वेद उछलकर बार पर चढ़ गया। टांगे सीधी आगे फैलाई, शरीर झूल गया और फिर एक जोरदार स्विंग। दोनों हाथों से बार पकड़कर उसने शरीर घुमा दिया। एक पूरा चक्कर कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा, तीसरा। मनन की आंखें फैल गई। आत्म प्रकाश दूर से देख रहा था। उसके चेहरे से हंसी धीरे धीरे गायब हो गई और तभी वेद का शरीर अचानक कंट्रोल से बाहर झटका खाकर हवा में ऊपर उछला। हाथ बाहर से छूटते दिखे। नीचे खड़े लोगों की सांस अटक गई। क्या वो सीधा रेत में गिरेगा या बार को दोबारा पकड़ लेगा? क्या होगा आगे? क्या वेद बार को फिर से पकड़ पाएगा या मुंह के बल गिरेगा? आखिर आत्म प्रकाश की क्या दुश्मनी है वेद से? क्या आर्मी के सभी लोग वेद को अपना पाएंगे या ये आपसी दुश्मनी बढ़ती जाएगी? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।